सीटीजी करूंगी उसकी, और अगर वो ठीक है सीटीजी, एक सीटीजी कहेंगे आप कि इज वैलिड ओनली फॉर 24 आवर्स, सो डेली सीटीजी करूंगी उसकी। नंबर 3, फिर अल्ट्रासाउंड रिलेटेड वो उसका बायोफिजिकल प्रोफाइल करवाऊंगी। ये सॉरी आई मिस वन पार्ट बीच में, कि मैं उसकी हिस्ट्री में कहूंगी किक चार्ट बनाए, फिजिकल एग्जामिनेशन में देखूंगी कि उसकी हाइट ऑफ फंडस, अमाउंट ऑफ लाइकर, लाई ऑफ द बेबी वो क्या है, क्योंकि इसमें एक्सपेक्टेड है कि उसको पॉलीहाइड्रेमियल हो सकता है, बोलिए लफ्ज, उसको पॉलीहाइड्रेमियल हो सकता है। उसके लिए मैं फिजिकल एग्जामिनेशन करूंगी, फिर करूंगी सीटीजी मॉनिटरिंग, फिर करूंगी बायोफिजिकल प्रोफाइल। इस तरह से ये दोनों मॉनिटरिंग करके देन आई विल डिसाइड कि उसको कब और कैसे डिलीवर करना है। प्रेगनेंसी की मॉनिटरिंग होगी, कब और कैसे, वो इट विल ऑल डिपेंड कि उसकी पैरिटी क्या है, पास्ट हिस्ट्री ऑब्स्टेट्रिकल क्या है, कैसे वो डिलीवर हुई और या नहीं हुई, या वो प्राइमरी ग्रेविड है। लेट्स प्रिज्यूम कि वो प्राइमरी ग्रेविड है। अगर वो प्राइमरी ग्रेविड है तो आप कहेंगे ये दोनों मॉनिटरिंग जो है दे विल गाइड मी व्हेन टू डिलीवर हर। और चूंकि ये अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, इसलिए इसमें मैं सिजेरियन सेक्शन करूंगी, मैं वजाइनल डिलीवरी नहीं करूंगी। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, जो कंट्रोल्ड डायबिटीज है बिल्कुल ठीक ठाक थ्रू आउट एंटीनेटल में ठीक रही है, वहां पॉसिबिलिटी ऑफ वजाइनल डिलीवरी होगी। जहां वजाइनल डिलीवरी का लफ्ज आप कहेंगे, फिर आप कहेंगे साथ ही कि मैं उसकी कफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन रूल आउट करूंगी, CPD रूल आउट करूंगी, और साथ ये कि अगर इंडक्शन करनी है तो बिशप स्कोर करूंगी। मैं बड़ा लंबा जवाब हो गया, डायबिटीज सारी पढ़ा दी तकरीबन। तो लेकिन मैं वापस आता हूँ कि आपने कहा कि मेरे पास एक पेशेंट आई 36 वीक्स प्लस, वो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, अब हम उसका क्या करेंगे। तो वो उसका कहना ये है कि जी नंबर 1 डायग्नोसिस कंफर्म करेंगे। अगर पहले ही डायग्नोसिस बना हुआ है तो फिर डायग्नोसिस तो है, उसको मॉनिटर करेंगे। और मॉनिटरिंग कैसे करेंगे, वो 6 लाइन चार्ट से करेंगे। और फिर फीटल मॉनिटरिंग करेंगे, वो उसके क्लिनिकली, इलेक्ट्रॉनिकली और अल्ट्रासाउंड से, 3 तरीकों से। तो क्लिनिकली कैसे, उसकी हिस्ट्री, किक चार्ट, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन, वो सारा हाइट ऑफ फंडस, लाइकर, अमाउंट ऑफ लाइकर, लाई ऑफ द बेबी वगैरह वगैरह वगैरह। तो और फिर वो देख के वे हम फैसला करेंगे कि उसको प्रेगनेंसी डायबिटीज की वजह से कोई प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, लाइकर ज़्यादा तो नहीं है। अगर सारा कुछ ठीक है, फिर पास्ट ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री विल डिसाइड हाउ शैल वी डिलीवर। तो इसमें अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, तो प्राइमरी ग्रेविडा अगर हो तो उसमें डेफिनेटली सिजेरियन सेक्शन बनता है। लेकिन अगर मल्टी ग्रेविड है तो उसके पहले नॉर्मल डिलीवरीज हैं, तो फिर पॉसिबिलिटी है, मैं नहीं कहता, पक्की बात नहीं है, आप कहें पॉसिबिलिटी है, उसकी डायबिटीज को कंट्रोल करके और उसका वजाइनल डिलीवरी पॉसिबल है, क्योंकि उसकी पहले 2 या 3 वजाइनल डिलीवरीज हो चुकी हैं। बट बिफोर वी डिसाइड फॉर वजाइनल डिलीवरी, ये अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, इसमें मैं कफेलोपेल्विक, पहले लाई ऑफ द बेबी, वो तभी वजाइनल डिलीवरी होगी अगर कफेलिक प्रेजेंटेशन है। अगर ब्रीच है, ट्रांसवर्स है, कुछ है, फिर तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो अगर कफेलिक है तो आई रूल आउट कफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन एंड असेस बिशप स्कोर। ये अल्फाज बोलिए, माशाल्लाह यू विल पास। सर अगर इसी पेशेंट में इंसिडेंटल प्रोटीन यूरिया आ रहा हो, इसी पेशेंट में इंसिडेंटल प्रोटीन यूरिया हो साथ तो में, मतलब डायबिटीज है जी सर, अगर ब्लड प्रेशर सर ब्लड ठीक है प्रेशर नॉर्मल है जी सर, जी, फिर मैं सर उसका नॉर्मल, रीनल टेस्ट करवा लूंगी इस स्टेज पे। तो अगर रीनल फंक्शन टेस्ट ठीक है तो प्रोटीन यूरिया, जस्ट प्रोटीन यूरिया, प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन यूरिया, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। अगर ब्लड प्रेशर हाई है फिर तो वो केस ऑफ प्री एक्लेम्सिया हो गया। तो लेकिन अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो प्रोटीन यूरिया को मैं मॉनिटर करूंगी, कितना प्रोटीन यूरिया है डेली, बाई 24 आवर्स कलेक्शन ऑफ यूरिन एंड असेसमेंट, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं करूंगी। अगर
monitoring of the baby may or monitoring of mother. Thank you, sir. Thank you. Does this sound satisfy you? Do I? जी sir, I am satisfied. Thank you, sir. Sahar. Yeah. Anybody else with a question? नहीं, तो फिर आज का केस किसने प्रेजेंट करना है? सर डॉक्टर अफीन ने करना है, वो अवेलेबल है। हाँ तो फिर वो करें, फिर शुरू कर देते हैं। डॉक्टर आसिम, अफशीन सर, अफशीन। डॉक्टर अफशीन अपना माइक अनम्यूट कर लें काइंडली। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हेलो हेलो जी सर, प्रेजेंट करो। इनकी जी तस्वीर भी दिखाएं जी, अफशीन शफीक। जी सर। मैं उनको कह रहा हूँ आईटी वालों को कि आपकी तस्वीर दिखाई नहीं दे रही, जरा आपको भी कैमरे से के सामने ले आए ये, वरना फिर जुबानी जुबानी हिस्ट्री बोल दीजिए अगर आपकी तस्वीर नहीं आती तो। यस सर। जी बोलिए। हेलो हेलो डॉक्टर अफशीन काइंडली रीजॉइन करें। सर मैं एक सवाल और कर लूं? हाँ, वो नहीं बोल रही तो आप ही बोल रही हो। सर अगर एक जी पेशेंट है और सीए ओवरी का पेशेंट है और उसकी एडवांस स्टेज आ रही है पेशेंट की, फिर बोलिए क्या? एक पेशेंट सीए ओवरी का पेशेंट है, सस्पेक्टेड एडवांस सीए ओवरी का पेशेंट है और उसकी जो है ना पेशेंट की हमने उसकी सर्जरी प्लान करनी है, स्टेजिंग लेप्रोटमी हमने डिसाइड करना है कि हम उसको पहले कीमो देंगे या पहले हम उसकी सर्जरी करेंगे। जी जी। तो सर अब उस केस में कुछ लोग कहते हैं कि मतलब उसमें ना बुक्स वगैरह में लिखा हुआ है कि जी पहले उसे बायोप्सी करें, अल्ट्रासाउंड गाइडेड या सीटी गाइडेड। तो आपने सवाल पूछा, बुक को छोड़ो, आप सवाल पूछो। यस सर। मैं आपको अपना व्यू सर आई मिसेस ममता नो के हम इसमें जो है अल्ट्रासाउंड गाइडेड मिसेस या ममता पहले बायोप्सी करेंगे बीच में तो फ्रोजन सेक्टर करेंगे। नहीं, मैं आप समझ नहीं रहा। जो आपके सवाल के बीच में कोई बोल रहा है, प्लीज वो म्यूट कर ले अपना आवाज को, ताकि ये सवाल ये सारे सब सुन सके। जी फिर बोलिए। सर एक पेशेंट है एडवांस सीए ओवरी का और हमने डिसाइड करना है कि वेदर वी शुड गो फॉर कीमोथेरेपी, न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी और वी शुड गो फॉर स्टेजिंग डिबल्किंग लेप्रोटमी। तो लेकिन हमने कंफर्म करना है कि अगर हमने उसे न्यू एडजुवेंट देनी है तो विच टाइप ऑफ ट्यूमर इज दैट, तो हमने उसका कंफर्म करना है कि हिस्टोपैथोलॉजिकली कंफर्म करना है। अब हम उसमें स्टेजिंग लेप्रोटमी से पहले उसकी बायोप्सी लेंगे, अल्ट्रासाउंड गाइडेड या सीटी गाइडेड, या हम इंट्राप्रोटिवली स्टेजिंग करेंगे और फिर हम उसका फ्रोजन से क्या, हाउ विल वी प्रोसीड ऐसे पेशेंट में जिसमें हमें लग रहा है कि न्यू एडजुवेंट पहले देनी है। ये आपने इतना लंबा सवाल कर दिया। सवाल तो आपका मुख्तसर है कि जी सर। या आपको इम्तिहान, मैं तो सब बातें इम्तिहान की करता हूँ, आप क्लिनिकली प्रैक्टिस में क्या करती हैं मैं उसमें नहीं जाता, क्योंकि हर गायनेकोलॉजिस्ट की, हर सेंटर की, हर अस्पताल की अपनी एक अलग रूटीन होती है। दैट्स वाई आप वो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इम्तिहान में मैंने क्या कहना है क्या नहीं कहना, क्या करना है क्या नहीं करना। तो मैं आपको वो बातें बताता हूँ जो इम्तिहान में आपने कहनी है। हियर इज ए पेशेंट जो आपको कहा गया है कि शी इज ए केस ऑफ एडवांस्ड कार्सिनोमा ऑफ ओवरी। आप इसकी क्या मैनेजमेंट करेंगे, कैसे करेंगे, ये होगा सवाल आपको इम्तिहान में। तो अब आप ये कहिए, पहली बात तो ये कि आई वुड लाइक टू नो हाउ द डायग्नोसिस वाज मेड। आपको कहा गया ना जी शी सर जी। एडवांस कैंसर ओवरी, कि आप पूछेंगे कि हाउ वाज द डायग्नोसिस मेड और कंफर्म्ड, आप पूछेंगे। तो चूंकि दो दो बातें हो सकती है। एक तो ये है कि डायग्नोसिस वाज बेस्ड ओनली ऑन क्लिनिकल फाइंडिंग्स। एक 65-70 साल की औरत आती है, उसको एब्डोमिनल डिस्टेंशन है
और अल्ट्रासाउंड में वहाँ पेल्विक मैस है, और वो उस अल्ट्रासाउंड की डिस्क्रिप्शन उस पेल्विक मैस की वो वैसी है जैसे कैंसर की होती है, सॉलिड मल्टीपल एरियाज, तो कोई सिस्टिक एरियाज, अगर वो एनकैप्सुलेटेड सिस्ट है, थिक कैप्सूल विद पेपिलरीज, और इस तरह की अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट होगी। तो के वो डायग्नोसिस बना कैसे आपने, लेट्स से कि दे डोंट टेल यू कि नहीं जी आप बताइए ये पेशेंट पड़ी है, आप क्या करेंगे इसका, तो आप कहिए कि मैडम पहले तो मैं इसकी हिस्ट्री लूंगी डिटेल में, ये कब से है, वो सारा क्लिनिकल फाइंडिंग जो आपने किताब में पढ़ी हुई वो पूछूंगी, उसकी उम्र हो गई, उसकी पैरिटी हो गई, दे ऑल रिलेटेड टू सी ओवरी, और फैमिली हिस्ट्री हो गई, वगैरह। अब इसकी सिम्टम्स हैं कि कब से है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन कब से है, और ये वो फिर उस पूछूंगी कि आपके क्या क्या अब तक टेस्ट हुए हैं। अगर वो आपने सवाल पूछना है, चाहे वो अनपढ़ है चाहे पढ़ी लिखी है, शी विल आंसर कि मेरा कोई टेस्ट नहीं हुआ, हर चीज से कि मेरा एक्सरे हुआ, मेरा ये हुआ, मेरा वो। एंड मुमकिन है वो आपसे कहे कि जी मुझे वो जो आप कह रही हैं अल्फाज बोले कि सुई डाल के मेरा फ्लूइड निकाला गया और उसका फिर टेस्ट हो, तो आप ये समझेंगी फिर कि वो सुई डाल के जो लिया गया फ्लूइड या उसकी साइटोलॉजी कराएगी या वो उसकी नीडल बायोप्सी हुई। आप कहिए कि possibly she had needle aspiration of the fluid which could be either only cytology or needle biopsy, ultrasound guided। तो अगर वो नहीं हुआ फिलहाल वो कहते हैं कि नहीं हुआ, आप ये कहिए कि मैडम in this case I like to confirm the diagnosis, what is the cause of her ascites and distension of abdomen। उसकी डायग्नोसिस के पहला तो अल्ट्रासाउंड है, दूसरा उसका MRI है, पॉसिबली CT भी हो जाएगा टू फाइंड आउट मेटास्टेसिस वगैरह। तो ये इन तरीकों से, ये नॉन इन्वेजिव हैं, माइंड यू नॉन इन्वेजिव, इन तरीकों से डायग्नोसिस जो बन जाएगा, देन आई विल डिस्कस विद oncologist regarding depending upon how big the mass is, how big the ascites is, and whether on the basis of ultrasound, CT, MRI, it is operable or not operable। अगर उसकी मल्टीपल मेटास्टेसिस नजर आती हैं तो सारा कुछ, then it is a case of advanced, so possibly she should receive chemotherapy first before surgery, because chemotherapy will reduce the mass, reduce the size of the tumor, and it will be easy। अगर वो कुछ भी नहीं हुआ फिर आप कह सकते हैं कि then because we don't know the diagnosis, then it could be just a large fibroid without ascites। तो ये उसमें फिर मैं एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी करूंगी, उस पर कंफर्म करूंगी डायग्नोसिस, अगर CA ओवरी है उसकी सर्जिकल स्टेजिंग करूंगी, और जितनी हो सकेगी डीबल्किंग या जो भी सर्जरी हो सकती है वो करूंगी। मैं वो मतलब सवाल तो बड़ा लंबा है आपका, लेकिन आई होप के मैंने गाइडलाइन आपको जो दी है इम्तिहान में, मैं रिपीट करता हूँ। इफ यू गेट ए पेशेंट विद दिस ओल्ड पेशेंट डिस्टेंडेड एब्डोमेन, और वो कहते हैं जी ये CA ओवरी का केस है, या नहीं कहते, तो अगर वो कहते हैं तो आप कहें जी हाउ वाज द डायग्नोसिस मेड। आपका हक बनता है पूछने को कि जी उन्होंने एक डेफिनेट स्टेटमेंट बता दी केस ऑफ CA ओवरी कि जी मुझे बताइए कैसे कंफर्म हुआ है, तो वो बताएंगे आपको। अगर नहीं हुआ तो आप कहिए कि जी आई विल प्रेफर नॉन इन, ये अल्फाज इस्तेमाल कीजिए ध्यान में, नॉन इन्वेजिव techniques to confirm the diagnosis। What are those? Ultrasound, MRI and CT। और उस अगर उससे कंफर्म हो गया तो ठीक है, अगर नहीं होता, she has got large ascites, फिर I'll tap the ascites and send it for cytology, that will make a diagnosis। अगर उससे भी नहीं होता फिर अल्ट्रासाउंड गाइडेड नीडल बायोप्सी का ओवेरियन ट्यूमर में मैं इतना स्ट्रांगली फेवर नहीं करता। फिर जो भी होगा फिर उसका। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। ये गाइडलाइन ठीक है आपके लिए ऐसे केस के लिए?
सर बेस्ट है, बेस्ट है। आप पहले तो उनसे पूछिए, फिर खुद नॉन इन्वेजिव पे रखिए, इन्वेजिव पे जरा एग्जामिनर वो। जी सर, जी। Assalamu alaikum, sir. जी वालेकुम सलाम। Sir, I have a question regarding second infertility. जी सर अगर हमारे पास एग्जाम में सिनेरियो हो कि पेशेंट है मैरिड फॉर 10 years और पैरा 0+1 है, और जो एबॉर्शन है उसका वो 4 month बैक हुआ था और अभी हमारे पास इनफर्टिलिटी के वर्कअप के लिए आई है, तो हम उसको प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहेंगे या सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहेंगे? पहले आप ये कहिए, चूंकि 10 साल बाद हुआ कि आई लाइक टू कंफर्म बाय हिस्ट्री कि जी ये 4 महीने की प्रेगनेंसी, चूंकि 10 साल बाद प्रेगनेंसी हुई, वो ऐन मुमकिन है 4 महीने का एमेनोरिया हुआ, उसको प्रेगनेंसी ना हो। तो पहला आपने जो कहना है इम्तिहान में कहना है कि आई लाइक टू नो हाउ द डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी वाज मेड इन जो 4 महीने पहले हुई है। वो आपको कहते हैं जी उसका प्रेगनेंसी टेस्ट हुआ था पॉजिटिव, उसका अल्ट्रासाउंड में सैक नजर आया था, उसका फीटस नजर आया था, फिर तो पक्की बात होगी कि हाँ वाकई वो प्रेग्नेंट हुई थी। अगर वो ये कहते हैं कि जी उसको 4 महीने का एमेनोरिया हुआ था, उसके बाद उसको हैवी ब्लीडिंग हुई थी, वो किसी डॉक्टर के पास नहीं गई थी, ना उसका बीटा एचसीजी यानी प्रेगनेंसी टेस्ट हुआ, ना उसका कोई अल्ट्रासाउंड हुआ, ना कुछ, तो फिर हम इसको डाउटफुल रखेंगे ये 4 महीने का एमेनोरिया वाकई अबॉर्शन थी कि नहीं थी, चाहे मरीज लाख कहे आपसे। फिर आप कहिए कि जी वो डाउटफुल है, एक मिनट, वो 4 महीने का एमेनोरिया, उसके बाद उसकी ब्लीडिंग डाउटफुल है कि प्रेगनेंसी थी, आई ट्रीट हर एज ए केस ऑफ प्राइमरी इनफर्टिलिटी, क्योंकि 10 साल तो हो गए। और अगर वो कंफर्म्ड है, फिर वो चाहे अबॉर्शन ही हुई है, फिर वो सेकेंडरी पहले तो 4 महीने पहले हुई है, तो वो इनफर्टिलिटी हुई नहीं, सेकेंडरी उसको एक प्रेगनेंसी तो हो चुकी है उसको। ठीक है कि नहीं? ठीक सर इसको फिर हम लेवल क्या करेंगे? हाँ नहीं, ना प्राइमरी ना सेकेंडरी, तो रूट हो गया ना हमारे लिए। मोस्ट लाइकली वो प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं थी, तो आप उसको एज प्राइमरी इनफर्टिलिटी, चाहे 4 महीने पहले वो हादसा हुआ है, 4 महीने का एमेनोरिया फिर ब्लीडिंग, आप कहें कि जी मैं उसको एज आई ट्रीट एज ए केस ऑफ प्राइमरी इनफर्टिलिटी, चूँकि 10 साल हो गए और ये 4 महीने वाली बात कंफर्म नहीं है, तो आई ट्रीट एज ए केस ऑफ प्राइमरी इनफर्टिलिटी। वो प्राइमरी इनफर्टिलिटी के जो हस्बैंड का सीमेन टेस्ट, वाइफ की और जनरल एनाटॉमी यूट्रस की ठीक ठाक है, अल्ट्रासाउंड से फिर ओवुलेशन टेस्ट, फिर ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट, ये 4 पक्के टेस्ट हैं, ये आप बोल दीजिए मैं करूँगी। और दूसरी तरफ अगर वो कंफर्म प्रेगनेंसी थी, तो आप कहिए कि जी इफ शी हैड बिकम प्रेग्नेंट और 4 महीने पहले वो प्रेगनेंसी ज़ाया हुई है, इट मीन्स, बोलिए, इट मीन्स दैट ऐसे अल्फाज बोलिए, it means husband is not azoospermic, he could be oligospermic by you, he is not azoospermic and she ovulated and her tubes are patent or were patent, अगर वो अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी तो ये थी, तो इसलिए मैं 4 महीने के पहले ये हादसा हुआ है और पक्की बात है कंफर्म हुई थी, तो आई विल डू रिपीट सीमन एनालिसिस, चूंकि एजोस्पर्मिया मैंने कहा है, ओलिगोस्पर्मिया नेक्रोस्पर्मिया उसमें स्पॉन्टेनियस प्रेगनेंसी हो सकती है कभी, तो इसलिए आई विल डू सीमन एनालिसिस particularly for motility and morphology of the semen। ये बोल के फिर आइए वाइफ की तरफ। वाइफ का कंफर्म हो गया कि उसकी ट्यूबल पेटेंसी थी, और ये लफ्ज बोलिए अनकॉम्प्लिकेटेड अबॉर्शन, अनकॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि अगर इसमें कोई इन्फेक्शन हो गई, कुछ होगी, फिर पॉसिबिलिटी है इसकी वजह से, पहले ट्यूबें ठीक थी 10 साल, इसकी वजह से ट्यूबें ब्लॉक हो गई, तो फिर मैं उसका पहले अल्ट्रासाउंड करवाऊंगी टू फाइंड आउट, पहले तो डिटेल हिस्ट्री लूंगी कि अबॉर्शन में कोई कॉम्प्लिकेशन, बुखार नहीं हुआ, रिटेन प्रोडक्ट्स नहीं थी, और ये नहीं था वो था, तो फिर उसके बाद अल्ट्रासाउंड करवाऊंगी, और फिर मैं उनको
कहूँगी अभी 4 महीने पहले आपका मिसकैरेज हुआ है, गिव योरसेल्फ 2 months मोर, 6 महीने हो जाए, उसके बाद आप प्रेगनेंसी की कोशिश कीजिए और ये अल्ट्रासाउंड वगैरह करा के लोकल एनाटॉमी सब ठीक कर लूँ। और वो उसको डिपेंडिंग अपॉन जिसके 10 साल हो गए हैं शादी को, अगर वो 35 साल से ऊपर है, फिर आप कहेंगे मैं 6 महीने से ज़्यादा इंतजार नहीं करूँगी और 6 महीने में प्रेगनेंसी ना हुई फिर सारे टेस्ट करूँगी। देन आई ट्रीट डू ऑल द टेस्ट, हस्बैंड का सीमेन टेस्ट, ओवुलेशन टेस्ट, ट्यूबर पेटेंसी टेस्ट, और फिर उसके मुताबिक आगे चलो। मैं दोहराता हूँ, अगर पेशेंट 10 साल की इनफर्टिलिटी है, 4 महीने पहले उसको प्रेगनेंसी हुई, वो अबॉर्शन हो गई, तो अब कैसे उसको ट्रीट करेंगे? आपका सवाल बड़ा अच्छा है कि उसको प्राइमरी कहेंगे कि सेकेंडरी कहेंगे। आपका उसका जवाब ये होगा कि आई लाइक टू कंफर्म वेदर शी वाज प्रेग्नेंट और नॉट। कैसे कि जी मैं पूछूंगी वो प्रेगनेंसी का टेस्ट क्या हुआ था, प्रेगनेंसी बीटा एचसीजी हुआ था, अल्ट्रासाउंड में सैक नजर आया था, क्या हुआ था? अगर वो सिर्फ एमेनोरिया कहती है, फिर मैं कहूँगी ये मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस था पॉसिबली 10 महीने के बाद, और जो ऐसा हो गया तो आई ट्रीट हर एज प्राइमरी, और वो सारी प्राइमरी की इन्वेस्टिगेशन करूँगी। अगर वो वाकई प्रेगनेंसी 4 महीने पहले हुई थी, 2 महीने और दे दो, उसके बाद उसकी उम्र के हिसाब से फर्दर उसकी मैनेजमेंट होगी। अगर वो 35 साल से ऊपर है तो आप जल्दी सारे टेस्ट चारों करवा लीजिए, क्योंकि वो कहेगी अभी प्रेग्नेंट हुई थी, आप कहें मैडम शी 35 37 के बाद तो ओवुलेशन इनफ्रीक्वेंट हो जाती है, 40 के बाद होती नहीं है, शी हैज वेरी शॉर्ट टाइम, इसलिए मैं जल्दी से ही करूँगी। थैंक यू। और कुछ डज इट आंसर योर क्वेश्चन और कुछ और पूछने? जस्ट डॉक्टर अफशीन आप अपना केस स्टार्ट करें। हाँ डॉक्टर अफशीन आप अपना केस स्टार्ट करें। जी जी ये बोले, मेरा ख्याल है सवाल काफी हो गए 3, हर दफा ऐसे ही रखे 3-4 सवाल जो आप पूछना चाहते हैं, इस तरह का क्लिनिकल सीनियर मैं जवाब दे दूंगा। फिर ये जो लॉन्ग केस है वो हम आधा घंटा देंगे उसको डिस्कस करें। ठीक, चलिए बोलिए आपके। Mrs. Mumtaz, wife of Mr. Ishaq, 35 years of age, married since 16 years. She has this is the first non-consensuous marriage of both partners. She has no formal education, housewife, resident of Samnabad. She is para 4, previous 3 cesarean section, last child born 3 years. Her date of last menstrual period is 24th of Feb 2021. She is admitted through outdoor department of Services Hospital on 18th of March 2021 with complaint of inability to conceive since 3 years. एक मिनट, आपने बोला LMP कब? Sir, 24th of Feb 2021. 24th of फरवरी। Feb. जी सर। इम्तिहान में है जनरल अफना बोला करो, फेब जैन है, पूरा लफ्ज बोल। जी सर। फेब नहीं, फेब्रुअरी। जी सर। जनवरी। जी सर। क्योंकि ये छोटी छोटी बातें एग्जामिनर को खामखा इरिटेट करती हैं। जी सर। हाँ, 24 फरवरी को उसके मेंसेस आए थे। जी बोलिए। जी सर। This is the first marriage of both partners. They are living together with no their coitus frequency is 2 to 3 times per week with no coital difficulties. Husband is 40 years of age. He is government servant, non-smoker, non-addict. He has no complaint of hypertension, diabetes, asthma, ischemic heart disease, any medical illness, with no history of any drug intake, radiotherapy, inguinal surgery, or coitus, and his radiotherapy. Husband semen analysis has been never done. Regarding the history of female partner, she is 35 years of age. She gives no history of bowel disturbance, headache, galactoria, heat or cold intolerance, acne, hysterism, and weight gain.
Her age of menarche is 13 years. Previously, her cycle was 7/30, regular with average flow, with no complaint of intermenstrual bleeding, postcoital bleeding, dysmenorrhea, and dyspareunia. But from the last 3 years, since the last child born, her cycle is 5/30 with reduced flow. Previously, she soaked 4 to 5 pads per day, and she also used 1 pad per night. But from the last 3 years, she soaked 2 pads per day and just 1 pad per night. Although she gives no history of any dysmenorrhea, dyspareunia, postcoital bleeding, and she also she gives no history of vaginal discharge associated with fever, any history of instrumentation, night sweats, cough, or contact with tuberculous patient. She is not giving any, she is not using, she has no medical ailment, and she is not using any drugs, with no history of radiotherapy, chemotherapy, and any dye insertions. Up till now, she has not taken any treatment for her subfertility. Her test for ovulation induction has not been done. However, her test for tubal patency has been done in the form of hysterosphyngography, and she has been told having bilateral tubal blockage. And now she is admitted in Services Hospital for further management and evaluation. Further plan of management has not been discussed with my patient up till now. डॉक्टर साहबा यहीं पे रुक जाइए। जी सर। रुक जाइए। जी सर। आप सबने सुनी, इससे ज्यादा डिटेल्ड हिस्ट्री नहीं हो सकती। हस्बैंड का आर्काइटिस नहीं हुआ, वाइफ के सारे जो भी पॉसिबल बीमारी उसको हो सकती है, ऑन्कोलॉजी, कीमोथेरेपी, डायबिटीज और सब इन्होंने गिन दिया। बिलीव इट, आई एम सॉरी डॉक्टर अफशीन, दिस इज नॉट राइट history for this patient. ये उस पेशेंट की हिस्ट्री है जो 35 years old, married for 15 years, नलीप्रस, कि अब तक कोई प्रेगनेंसी नहीं हुई, उसकी हिस्ट्री है। आपने बोला she is had 3 cesarean sections, यही बोला था ना? यस सर, यही बोला था। हाँ, तो a patient who had 3 cesarean sections, last childbirth 3 years ago, अब दोबारा प्रेग्नेंट होना चाहती है, तो उस दोबारा प्रेगनेंसी के लिए 3 साल की हिस्ट्री बोलिए बाबा। इन 3 सालों में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये इस पे कंसंट्रेट कीजिए। आपने तो आपकी हिस्ट्री जो बोली, वो एक पेशेंट जो प्राइमरी इनफर्टिलिटी के लिए है, सब फर्टिलिटी के लिए है, उसमें और इसमें कोई फर्क ही नहीं है। आपकी हिस्ट्री इज अ गुड हिस्ट्री फॉर प्राइमरी सब फर्टिलिटी, नॉट फॉर दिस। आप यही फर्क होता है। ये आपको फोकस करना चाहिए कि जी ये पेशेंट जो है पैरा 4 है या जो भी है, 3 सिजेरियन सेक्शन के, इसका लास्ट सिजेरियन सेक्शन जो हुआ था और वहां से शुरू कीजिए। इट वाज अनकॉम्प्लिकेटेड सिजेरियन सेक्शन, शी हैड नॉर्मल पुरपेरियम, नो डिफिकल्टी। वो कह के आप क्या रूल आउट कर रहे हैं कि इस पेशेंट में मोस्ट लाइकली कि पहले तो उसका बीटीएल नहीं हुआ, ये बोलिए, क्योंकि 3 सिजेरियन सेक्शन है, अक्सर तीसरे में बीटीएल हो जाता है, बायलैटरल ट्यूबर लाइगेशन हो जाती है। ऑब्वियसली इसमें नहीं हुई, तभी वो आपके पास है। या अगर हो गई, ये भी होता है कि बहुत कॉमन है ये कि पिछला सिजेरियन सेक्शन में बीटीएल करवाया, वो मुंडा सी वो फौत हो गया। हमारे मुल्क में नियोनेटल प्रेगनेंसी लॉस का, बेबी की डेथ का बड़ा ही हाई इंसिडेंस है।
बहुत आते हैं आपके क्लिनिकल ट्रेनिंग में, आते होंगे मरीज कि जी हमने BTL करवाया, वो लड़का था वो फौत हो गया, अब हम चाहते हैं रिवर्सल चाहते हैं या जो भी चाहते हैं। सो आपकी हिस्ट्री यहाँ से शुरू होनी चाहिए थी, फोकस ऑन टू दिस कि जी उसका सिजेरियन सेक्शन हुआ, उसमें कोई BTL नहीं था, वो थर्ड सिजेरियन सेक्शन, अनकॉम्प्लिकेटेड सिजेरियन सेक्शन हुआ, अनकॉम्प्लिकेटेड पोर्फिरियम था, और उसके बाद कोई कॉम्प्लिकेशन उसको एज फार एज सिजेरियन सेक्शन इज कंसर्न नहीं हुई। फिर आइए वहां से चलिए कि जी उसका हस्बैंड 3 साल से उसके साथ ही रह रहा है, इंपॉर्टेंट, अगर वो दुबई चला गया जॉब करता है, फिर ये 3 साल की इनफर्टिलिटी की इन्वेस्टिगेशन टोटली फर्क हो जाएंगी। तो they are living together during these 3 years and trying for the pregnancy for 3 years or for 2 years or for 1 year or only 6 months, वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा फैक्टर। और उसमें कोई उसको ये फिर आए इसमें कोई उसको सीरियस कॉम्प्लिकेशन बीमारी नहीं हुई, ना डायबिटीज हुई, ना उसको कोई मेडिकेशन ली है फॉर एनी साइकेट्रिक इलनेस या कुछ ऐसा या कोई ली है, जो भी है इस पीरियड पे कंसंट्रेट कीजिए, माइंड यू। और आपके पास पहुंचने से पहले उसने कोई सीमेन टेस्ट नहीं करवाया, कोई ओवुलेशन टेस्ट नहीं कराया, कोई ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट नहीं करवाया। ये अल्फाज बोलिए, ये अल्फाज बोलिए आप। तो इस तरह की जनरल हिस्ट्री जिस तरह आपने दे दी, दैट इज गुड फॉर एनी वुमन हु हैज बीन मैरिड फॉर 15 इयर्स, अब तक प्राइमरी इनफर्टिलिटी है, उसको प्राइमरी सबफर्टिलिटी है, उस प्रेग्नेंट नहीं हुई, उसके लिए ठीक है आपकी हिस्ट्री, इसके लिए नहीं। चलें अब उसकी अब क्या इन्वेस्टिगेशन हुई सर? मुझे बता सर इस पेशेंट का एक स्कैन हुआ था ऑन द थर्ड मेंस्ट्रुअल डे पे हुआ। क्या वो आप बीच की आवाज बीच में बंद हो गई थी, दोबारा बोलिए। इसका स्कैन अल्ट्रासाउंड स्कैन हुआ था? हेलो 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 जी हेलो। अरे भाई ये तो आवाज ही बेचारी डॉक्टर साहब की बंद कर। डॉक्टर अफशीन आप ना एग्जिट करके रिजॉइन करें, आपका मुझे इंटरनेट का कोई इशू लग रहा है। स्कैन था उसके ऊपर कुछ साइड हेलो फेज में हुआ था, इसलिए डोमिनेंट फॉलिकल पे हम नहीं कमेंट कर सकते। हेलो एक मिनट, इस तरह का स्कैन अगर आपने बोलना है तो उसके साथ पूरा लफ्ज ऐड कीजिए, शी हैज TVS और शी हैड एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड स्कैन USS, और पूरा बोलिए ताकि तो एग्जामिनर को फिर आपसे पूछना ना पड़े कि स्कैन कैसा स्कैन, CT स्कैन भी तो CT है। तो लेकिन ये बोलिए उसका TBS हुआ, और फिर अगर जिस तरह आपने बोला अभी TBS फॉर फॉलिकुलर ट्रैकिंग, ये अल्फाज बोलिए, दे गेट यू गुड मार्क्स। शी हैड TBS फॉर फॉलिकुलर ट्रैकिंग, वो एग्जामिनर को समझ आती है, आपको इस बात का पता है। शी हैड स्कैन, ये तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है मेरे नजदीक, इफ आई एम योर एग्जामिनर। सर उसका सिंपल अल्ट्रासाउंड हुआ था, फॉलिकुलर ट्रैकिंग के लिए अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ था उसका, सर थर्ड डे पे हुआ था। एक मिनट, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, तो फिर बोलिए शी हैड एब्डोमिनल, सिंपल बोला, वो सिंपल तो लफ्ज कोई नहीं है। शी हैड एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड एंड व्हिच शोड दिस, या शी डजंट नो द रिपोर्ट। यस सर। जो फॉलिकुलर स्कैनिंग है, ट्रैकिंग है, वो तो TBS से अक्सर होती है, तो आप सिर्फ स्कैन का लफ्ज कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सर
scan, ultrasound scan, which showed what? बताइए. Sir, her tubal patency test has been done in the form of stereoangiography, which showed bilateral tubal blockage. ये कब हुआ था? सर ये इसका हुआ है इस मंथ के स्टार्ट पे हुआ था सर, 1 मार्च को हुआ है. 1 मार्च. तो ये पेशेंट है जिसका आपने मुझे बताया कि लास्ट सिजेरियन सेक्शन 3 साल पहले हुआ था और यस सर 3 years पहले. और उसकी बीटीएल की हिस्ट्री नहीं है. यस सर बीटीएल की नहीं है. वेरी गुड. तो आप अगर उसका हिस्टोसाल्पिंजोग्राम हुआ है तो आप पहले से, क्योंकि ये हिस्टोसाल्पिंजोग्राम इन्वेजिव इन्वेस्टिगेशन है. यस सर. आप कहिए फर्स्ट आई विल डू फॉर हार्मोनल टेस्ट फॉर टू फाइंड आउट ओवुलेशन. फिर वो पूछेगी कौन सा, आप बोलेंगे P4 on 21 day in irregular. इस तरह से बोलेंगे. यस सर. P4 on 21st day. फिर आप कहेगी टेस्ट मैं हस्बैंड का सीमेन टेस्ट करवाऊंगी. तो क्या देखोगी आप? 3 इंफॉर्मेशन बोलते. टोटल क्वांटिटी देखोगी और मॉर्फोलॉजी देखूंगी. ये 3 अल्फाज बोलने हैं आपने. और फिर उसके बाद वो दोनों ठीक है तो फिर मैं उसकी पॉसिबली ट्यूबल पेटेंसी करूंगी. अगर मैं आपकी जगह स्टूडेंट होऊंगा तो मैं ये कहूंगा कि मैडम इन दिस केस बिकॉज शी हैड 3 cesarean sections, possibility is that she had tubal patency, okay, and uncomplicated cesarean section means section में कोई complication infection नहीं हुई. इसलिए मैं उसकी investigation for tubal patency postpone करूंगी, डिले करूंगी. ये अगर अल्फाज बोल के आप कहते हो फिर ठीक है, क्योंकि इन 3-4 टेस्टों में हिस्टोसाल्पिंजोग्राम आप जितनी डॉक्टर्स बैठी इस वक्त आप हैं कोई नियरली 40 ऑफ यू, तो मेरा लेक्चर सुन रही है, किसी का एक आध का तो हिस्टोसाल्पिंजोग्राम हुआ होगा. इट इज सच ए पेनफुल इन्वेस्टिगेशन. पेशेंट दोबारा नहीं करवाना चाहता एक दफा हो जाए तो इसलिए वी विल नॉट जंप एट हिस्टोसाल्पिंजोग्राम. पहले आप दूसरी सिंपल नॉन इन्वेसिव और वो टेस्ट करवाएंगे. फिर उसके बाद अगर वो सारे ठीक हुए, अल्फाज बोलेंगे, अगर सारे ठीक हुए ओनली देन आई विल गो फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ट्यूब्स, पेटेंसी ऑफ द ट्यूब्स. चलें, वो हो गया. अब चूंकि हमने काफी टाइम इस पर लगा दिया है, अब हम आएंगे कि हियर इज द पेशेंट. She had 3 cesarean sections, last childbirth 3 years ago. अब उसके सब फर्टिलिटी है और ट्यूब्स ब्लॉक्ड है हिस्टोसाल्पिंजोग्राम में. हाउ शैल वी मैनेज? बाकी सारे टेस्ट ठीक है. आई प्रिज्यूम कि बाकी सारे टेस्ट. डॉक्टर अफशीन आप बताएंगे फिर इसका क्या करना चाहिए आपके ख्याल में? Sir, we should confirm the findings of Staro. We should go for gold standard, that is laparoscopy. अच्छा, ये भी एक बात हो गई. तो आपने ठीक कहा. तो हिस्टोसाल्पिंजोग्राफी में ट्यूब ब्लॉक हो तो आप कह सकते हैं कि जी मैं पता क्या कहूँगा, मैं थोड़ा सा इसको इम्प्रूव करूँगा टू इम्प्रेस योर एग्जामिनर कि आई लुक एट द film of histosalpingogram. If the tubes are not at all outlined, ये मैं कहूँगा, if the tubes are not outlined, then there is a possibility that this was spasm of the uterine end of the tube. उसको कंफर्म करने के लिए मैं लेप्रोस्कोपी करूँगी. ये कहिए. अगर मतलब दूसरा है कि अगर ट्यूब्स आउटलाइंड हैं और स्पिल नहीं है
पार्ट ऑफ द ट्यूब सेम स्पिन नहीं है, फिर वो स्पैज्म वाली बात नहीं है, फिर पॉसिबिलिटी है कि पिछले सेक्शन के बाद उसको इन्फेक्शन हुई और फिब्रिल एंड ब्लॉक हो गया। फिर उसके लिए मैं सिंपल लेप्रोस्कोपी नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा इट सीम्स, मैं एक्सरे की फिल्म देख के कि इसकी ट्यूब्स पार्टली आउटलाइंड है, तो पॉसिबली ब्लॉक इज इन द ट्यूब। आई विल डिस्कस विद हर पॉसिबिलिटी ऑफ डूइंग लेप्रोस्कोपिक सर्जरी फॉर करेक्टिव मेजर्स और फॉर आईवीएफ। इस तरह से बोलूं, मैं दोहराता हूं। आपने कहा हिस्टोसाल्पिंजोग्राम पे उसकी ट्यूबें बंद हैं, इसलिए मैं लेप्रोस्कोपी करूं। इसको जरा इम्प्रूव कर लीजिए आप कि वो आपको बताया जाता है, आप पूछते हैं ना इसके हिस्टोसाल्पिंजोग्राम हुआ है, मुझे बताइए इसकी रिपोर्ट, वो कहते हैं ट्यूब्स आर ब्लॉक्ड, आपको फिल्म नहीं देती। तो आप कहिए आई लाइक टू लुक एट द फिल्म and see where the block is. If the block is at the uterine end of the tube, it could be, लफ्ज बोलिए, it could be, चूंकि पहले 3 बच्चे हो चुके, it could be spasm of the end of the tube. I like to reconfirm it by laparoscopy. Very good, आपने बोला। तो लेकिन अगर ट्यूब पार्शियली नजर आती है, फिर पॉसिबली पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन की वजह से उसका ब्लॉक हुआ है, फिर उसकी सिंपल लेप्रोस्कोपी ना कीजिए, उसको डिस्कस कीजिए विद द पेशेंट कि आपकी ट्यूबें पॉसिबली ब्लॉक्ड है, दे कैन बी आइदर रेक्टिफाइड और करेक्टेड बाय लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और वी कैन गो स्ट्रेट अवे फॉर आईवीएफ और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। समझिए आप? Sir, in previous cesarean section, it is easy to do laparoscopy. Of course, भाई आजकल जो एक्सपर्ट है एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं, वो जनरली वो पेशेंट होते हैं जो पहले 2-3 सर्जरी हो चुकी होती है। हमारे अस्पताल में यूसुफ एंडोस्कोपिक सर्जरी करता है, मेरा ख्याल है वो रेयरली लेप्रोटमी करता है, वो हर पेशेंट की लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करता है। तो वो पुराने जमाने की टीचिंग के प्रीवियस लेप्रोटमी इज ए कंट्राइंडिकेशन फॉर लेप्रोस्कोपी, वो उस वक्त थी जब पोर्टल ऑफ एंट्री वाज ओनली नियर द अम्बलाइकस और थ्रू द अम्बलाइकस और सब अम्बलाइकल। अब ये लोग देख के दे एंटर लैटरली, पहली एंट्री ऐसे केस में जहाँ सर्जरी हुई होती है लैटरल होती है, क्योंकि एडिशंस आर यूजुअली बिहाइंड द स्कार, so they enter laterally and inflate कार्बन डाइऑक्साइड करके फिर बाकी की सारी वो adhesiolysis के लिए what is the best way of doing adhesiolysis? That is laparoscopic surgery, not laparotomy. तो आपने सवाल अच्छा हुआ पूछ लिया कि जिसका पहले 3 सर्जरी सेक्शन हो उसकी लेप्रोस्कोपी होनी चाहिए, कि जी बिल्कुल हो सकती है। हाँ, उसको डिवीजन बनी होंगी, आप अंतड़ियों में चली जाएंगी, इंटेस्टाइनल इंजरी हो जाएगी। कि मैडम स्कार से दूर पोर्टल ऑफ एंट्री पहले वेरीज नीडल कहते हैं उसको, स्पेशल नीडल है वेरीज, VERES, वेरीज नीडल, वो डालेंगे हम लैटरली, एब्डोमेन को इन्फ्लेट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड से, फिर बाकी का प्रोसीजर करें। जी, अब अच्छा हुआ आपने क्लैरिफिकेशन ले ली। सो वो पेशेंट जिसकी हिस्टो में ट्यूबल ब्लॉकेज है, तो आपसे पूछा जाए कि क्या करोगे, कहोगे जी मैं हिस्टो फिल्म देखूंगी। चलो अच्छा हुआ ये आज, मैं सोच रहा था कल रूबा ने मुझे बताया कि ये पेशेंट है तो कि इसमें क्या मैं डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन 1-2 पॉइंट अच्छे निकल आए कि आपको हिस्टो बताया जाए ट्यूबल ब्लॉक, हाँ कहिए आई लाइक टू लुक एट द फिल्म। क्यों? मैं देखना चाहती हूँ कि टोटली फिल्म ट्यूब में आउटलाइन नहीं हुई या पार्शियली हुई है। क्योंकि बिल्कुल नहीं हुई तो पॉसिबिलिटी ऑफ स्पैज्म, और पार्शियली हुई है फिर ऑब्स्ट्रक्शन इन द ट्यूब्स। अगर ट्यूब में ऑब्स्ट्रक्शन हो फिर क्या करोगी? फिर एक ही सांस में बोलिए दोनों बातें कि मैडम आई विल डिस्कस विद द पेशेंट
possibility of laparoscopic surgery or IVF. लेप्रोस्कोपिक सर्जरी पहले इसलिए वो कॉस्ट इफेक्टिव है, लेस एक्सपेंसिव है, और एक दो ट्यूबें ठीक हो जाए सारी उम्र के लिए ठीक हो गई। तो बार बार IVF तो हर दफा IVF है, लाखों रुपए का खर्चा है। तो इसलिए आप जब भी आपको हिस्टोकल रिपोर्ट दी जाए, आप कहें जी मुझे फिल्म दिखाओ, और आपने फिल्म में देखना यही है कि यूट्राइन कैविटी आउटलाइन हुई है, तो उसके बाद ट्यूब का कोई हिस्सा आउटलाइन हुआ है नहीं हुआ। अगर पार्शियली आउटलाइन है फिर आपके ये जी ब्लॉकेज इन द ट्यूब, बट ट्रीटमेंट इज आइदर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी और IVF। चले सर, एक क्वेश्चन है कि लेप्रोस्कोपी पे आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं ल्यूनोलाइसिस ट्यूब्स को ठीक करने के लिए? हाँ, एनास्टोमोसिस ट्यूबल सर्जरी कमाल करती हैं। लेप्रोस्कोपी से क्या सर्जरी नहीं हो रही। नहीं, मतलब है सर कि वो पूछ सकते हैं कि रिकंस्ट्रक्टिव ट्यूबल सर्जरी के लिए आप क्या क्या करेंगे। तो हम मैं देखूंगी कि कहाँ पे ब्लॉक है। अगर जो ब्लॉक इज इन द मिडल ऑफ द ट्यूब, तो फिर मैं उस को डिसेक्ट करके रीकैनलाइज कर दूंगी, रिकनेक्ट कर दूंगी दोनों एंड्स को, जो पेशेंट है। तीसरा कि अगर फेमोरल एंड ब्लॉक है, उसके फेम्ब्रिया को मैं डिजियोलाइसिस करके फिर उसको खोल दूंगी। चौथा, अगर बिल्कुल ही कुछ नहीं कर सकते तो ट्यूब को री एनास्टोमोस कर दूंगी यूट्रस के अंदर। ये सारी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी ट्यूब्स के अंदर दोबारा डाल दूंगी। और अगर वो हाइड्रोसाल्पिंग्स है तो मैं उसको क्लिप कर दूंगी, ब्लॉक कर दूंगी, क्योंकि हाइड्रोसाल्पिंग्स का फ्लूइड यूट्रस में बार बार जाके, तो अगर फर्टिलाइजेशन हो भी जाए तो उसको इम्प्लांट नहीं होने देता। मैंने कितनी सारी सर्जरी बोल दी। अगर एग्जामिनर पूछता है, नंबर 1, अगर लोकल ब्लॉक है मैं उसको काट के री एनास्टोमोसिस करूंगी ट्यूब्स का, जो BTL के बाद हम करते हैं। बायलैटरल ट्यूबल लाइगेशन जिसकी हुई हो तो हम उसका री एनास्टोमोसिस करते हैं आपस में, वो लेप्रोस्कोपिकली। फिर दूसरा, अगर फेमोरल एंड ब्लॉक है उसको मैं ओपन कर दूंगी। तीसरा, अगर टोटली मीडियल एंड ब्लॉक है तो उसको काट के दोबारा री इम्प्लांट कर दूंगी। और अगर हाइड्रोसाल्पिंग्स है उसको ब्लॉक कर दूंगी, क्लिप कर, क्योंकि हाइड्रोसाल्पिंग्स में ट्यूब तो नकारा होगी, उसके सीलिया नहीं, कुछ नहीं, का काम नहीं, लेकिन उसका फ्लूइड जो है वो पर्टिकुलर IVF से पहले अगर हाइड्रोसाल्पिंग्स हो, सारी दुनिया में उसको क्लिप करवाते हैं पहले, ताकि वो इम्प्लांटेशन में रखना न डाले। आखिरी सवाल। थैंक यू सर। Are you all clear about this patient's management? Yes, sir. कुछ पूछना तो पूछ लो। सर, एग्जाम में मेरा यही केस आया हुआ था कि 40 इयर्स की एज की पेशेंट है एंड HSG पर बहुत ट्यूब्स ब्लॉक, और उन्होंने कहा था कि आप फर्दर मैनेजमेंट इस पेशेंट की किस तरह करेंगे। मैं चूंकि टाइम थोड़ा है, मैं सीधा बता देता हूँ। आपका जवाब होना चाहिए था IVF। तो वो कहती क्यों? कहा मैडम आफ्टर 37 ओवुलेशन वो बड़ी इनफ्रीक्वेंट हो जाती है, तो इसलिए मैं सारे इन्वेस्टिगेशन करके FSH AMH अगर वो ठीक हैं तो इसका IVF करूंगी, बिकॉज शी हैज नो टाइम लेफ्ट फॉर lesser treatments like only CC, only IUI, ये वो, तो she must rush to the supreme court of treatment, that is IVF। मैं आपकी जगह ये जवाब देता। आपने क्या जवाब दिया? सर, मैंने भी यही दिया। उन्होंने कहा और क्या कहेंगे आप उसे? वही ना, उसके पहले अडैप्टेशन, हस्बैंड का सीमन टेस्ट करना है, उसका वो नॉर्मल दिया था उन्होंने, FSH करना है, AMH करना है, और अल्ट्रासाउंड पे यूट्रस की एनाटॉमी देखनी है, कोई फाइब्रॉइड पॉलिप वाला तो नहीं। ये टेस्ट करवा के फिर करूंगा। सर, मैंने एक क्वेश्चन पूछना है। सर, जब से इसका सिजेरियन सेक्शन हुआ है इस पेशेंट का, उस टाइम से सर इसका साइकिल रिड्यूस हो गया। पहले 7 डेज का था, अब 5 डेज का हो गया हुआ है रेगुलर, लेकिन 5 डेज का है। और no, कोई that's not related to cesarean section and that's not abnormal। उसके कोई यस सर।
ठीक है। और सर इसमें मैंने हार्मोनल प्रोफाइल सारी करवानी है, एफएसएच, एलएच, टीएसएच और प्रोलैक्टिन लेवल सर सारा करवा के फिर मैंने प्रोसीड करना है फर्दर, क्योंकि सर पेशेंट का उसका साइकिल तो रेगुलर। थायराइड के टेस्ट भी करवाइए, टीएसएच, ये भी रूटीन में शामिल रखिए। यस सर ठीक है। क्योंकि हाइपोथायराइड जो है वो उसमें भी इनफर्टिलिटी हो जाती है, सब फर्टिलिटी। सर अगर एग्जामिनर कहे कि आपका पेशेंट तो रेगुलरली साइकिल है उसका, तो फिर आप ये एफएसएलएच उसका क्यों करवाना चाह रहे हैं? सर हम ओवेरियन स्टेटस देखने के लिए उसका करवा, हम क्या जस्टिफिकेशन देंगे? क्योंकि एनोवुलेटरी साइकिल में भी रेगुलर साइकिल होता है लेकिन एनोवुलेशन होती है। तो और दूसरा उसका लेवल जो है आपको बताता है कि उसका ओवेरियन रिजर्व कितना है। ओवेरियन रिजर्व जानने के लिए एंटर फॉलिकल्स नंबर 1, नंबर 2 एएमएच, नंबर 3 एफएसएच। ठीक है। और चलें, इज नियरली 5 to 10, 10 बजे दूसरा लेक्चर आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर। अस्सलाम वालेकुम सर मुझे पूछना था कि हम एफएसएच तो रिफ्लेक्शन ऑफ ओवेरियन रिजर्व के लिए कराते हैं, लेकिन एलएच क्यों कराते हैं? उसकी अलग से क्या जस्टिफिकेशन है? AMH is the real test for ovarian reserve. नो सर, एलएच ल्यूटिनाइजिंग AMH है, अच्छा। एक उसका रेंज है 2 से ऊपर होना चाहिए, और अगर वो 2 से कम है इसका मतलब रिजर्व लो है उसका। जितना उसके 2 से दूर होता जाएगा उतना लो है। ये कहना चाह रहे हैं कि एलएच पीसीओ में रेस्ट होगा। एफएसएच एलएच की रेशियो पीसीओ में रिवर्स हो जाती है, एलएच ज्यादा हो जाता है, एफएसएच थोड़ा। टुडे वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पीसीओ टुडे। ये चल, इसके मतलब एक सवाल और पूछ ले कोई इसके मतलब, वरना फिर खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जैसे ये ट्यूबल ब्लॉकेज है तो एक वो हिस्ट्रोस्कोपिकली भी जो है वो गाइड वार्ड से ट्यूब्स को ओपन कर सकते हैं। वो फिर वो है वो बोल सकते हैं एग्जाम में, ऐसा मैंने हमीर लतीफ में देखा हुआ। थैंक यू फॉर सर सर जैसे एक क्वेश्चन करना है कि एज जो है 35 से अबव पे रखें, 35 से बिलो एज पे हम ना करें या कर लें? क्या एएमएच ओहो ना, क्यों? जो प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी, पहले इसको फेलियर कहते थे, प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर, अब उसका नाम बदल गया है प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी। वो तो किसी एज में भी हो सकती है, इसलिए एएमएच इरिस्पेक्टिव ऑफ एज आपने सबका करवाना है। इससे चीप टेस्ट, इज नॉट इन्वेजिव, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन आपने जहां इनफर्टिलिटी का तल्लक है वहां एएमएच एफएसएच के साथ करवाना है। चलो जी, थैंक्स अ लॉट, खुदा हाफिज, सी यू नेक्स्ट सैटरडे। सर नेक्स्ट सेशन थैंक यू सर। हाय सर नेक्स्ट क्लास आपने नहीं लेनी क्वेरीज की?